जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी यूपीएसआई की मूल विधि और भारतीय संविधान की ये क्लास होती है, जिसमें से टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस जो है भारतीय संविधान के होते हैं। और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाते हैं इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है। तो दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, इसकी तैयारी करना जो है आईपीसी में जो है दंडनीय बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि आईपीसी की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने को दंडनीय बताया गया है, जो कि बीएनएस की धारा 149 के समान है। कहने का मतलब आईपीसी की धारा 122 और बीएनएस की धारा 149 ये दोनों में सेम प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में विधि के विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। धारा 141 में विधि के विरुद्ध जो है जमाव को परिभाषित किया गया है आईपीसी की धारा में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा में जो है इसका दंड का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। धारा 306 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। और बता दें, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा 10 वर्ष का कारावास या अर्थदंड या इन दोनों में से हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कितना 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड या कारावास अर्थदंड दोनों की सजा जो है हो सकती है। और इसका प्रावधान जो है धारा 306 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, आईपीसी की धारा अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किससे संबंधित है। तो ये जो है आपराधिक अपराध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें, इससे संबंधित अपराधी को जो है 10 वर्ष का कारावास या उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसमें जो है दोषी पाया गया व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास या उम्र कैद की सजा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आपराधिक अपराध में, अप्राकृतिक अपराध में जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसे जो है 10 वर्ष का कारावास या उम्र कैद की सजा हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एस वर्धनराज बनाम स्टेटवाद का संबंध है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से एस वर्धनराज बनाम स्टेटवाद का संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा आईपीसी की धारा 363 से जो है एस वर्धनराज बनाम स्टेटवाद का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आईपीसी की धारा 363 में जो है किसका प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं, हमने बता रखा है प्रीवियस क्लास में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारतीय दंड संहिता की धारा 307 संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 किससे संबंधित है। अप्राकृतिक अपराध से, दहेज हत्या से, हत्या के प्रयास से या यौन उत्पीड़न से। तो ये जो है अप्राकृतिक अपराध से संबंधित है, धारा 307।
आईपीसी की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है आजीवन कारावास को कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, आजीवन कारावास को क्या कहा जाता है? कठोर कारावास, साधारण कारावास, ए एवं बी दोनों, या एकांत कारावास? तो इसे जो है कठोर कारावास कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट, घोर उपहति में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, धारा 320 में आईपीसी के कितने प्रकार की चोटों को जो है सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जो है 8 प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार की दोस्तों? 8 प्रकार की चोटों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेकर के 420 तक में निम्न में से किसका प्रावधान है? तो बताइए दोस्तों, आईपीसी की धारा 415 से लेकर के 420 तक में किसका प्रावधान दिया गया है? तो ये धोखाधड़ी अर्थात छल संबंधी जो है इसमें प्रावधान दिए गए हैं 415 से लेकर के 420 तक में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, आईपीसी की धारा 415 से लेकर के 420 तक धोखाधड़ी या छल से जो है संबंधित है, जो बीएनएस 2023 की धारा 318, 319 में जो है छल और धोखाधड़ी संबंधी अपराध का उपबंध है। कहने का मतलब आईपीसी की धारा 415 से लेकर के 420 तक में जितनी भी धाराएं हैं और बीएनएस 2023 की जो है धारा 318 और 319 में ये इन दोनों में जो है सेम जो है प्रावधान दिया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, जो भी आपसे पूछे, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जमानती अपराध कौन से हैं? तो आपसे को बताना है कि जमानती अपराध कौन से होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आईपीसी की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है वो सभी जमानती अपराध माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आईपीसी की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है वही सभी जमानती अपराध होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा अधिकार से है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस वाद का संबंध आत्मरक्षा से है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयदेव बनाम स्टेट वाद का संबंध आत्मरक्षा से है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी का जो है जयदेव बनाम स्टेट का आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित था ये वाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट है, 2011 एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन से केस में जो है अस्वस्थ मन के बचाव के रूप में होने का सिद्धांत दिया गया था या प्रतिपादित किया गया था? तो इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपका हो जाएगा मैकनाटन केस में जो है इसका प्रतिपादन किया गया था इस सिद्धांत का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की सी परिभाषित करती है? तो बताइए दोस्तों, आईपीसी की धारा 2 की सी में जो है किसका प्रावधान किया गया है या धारा 2 की सी जो है किसे परिभाषित करती है? तो ये जो है संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है आईपीसी की धारा 2 की सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे अपराध इसमें शामिल हैं? तो इसमें जो है संज्ञेय अपराधों की परिभाषाएं दी गई हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जिन लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस तिथि को प्रवृत्त हुई? तो कहने का मतलब
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस तिथि को लागू की गई थी, अर्थात प्रवृत्ति हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1974 को ये प्रवृत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये जो है 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्ति हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अंतर्गत वारंट मामला वह होता है जो ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा डैश वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो बताइए दोस्तों, ये धारा 2 के X किसके बारे में बताती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास इसमें हो सकता है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के X के अंतर्गत जो है वारंट मामला वह होता है, इसमें जो है ऐसे अपराध आते हैं जिनकी सज़ा जो है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा का जो है इसमें प्रावधान दिया गया है धारा 2 के X में। ठीक है, आईपीसी के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन जो है जांच कर सकता है? तो राइट आंसर बनेगा मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो है जांच किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इससे संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 2 की 6 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जांच संबंधी प्रावधान आईपीसी की धारा 2 के 6 में इसका प्रावधान दिया गया है। आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसा अपराध जिसमें, तो बताइए दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनमें असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, वही जो है असंज्ञेय अपराध होते हैं। कहने का मतलब असंज्ञेय अपराध में वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी किसी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वारंट जारी होना चाहिए, तभी जो है पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपके असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, उसे खाली जगह कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है संज्ञेय मामला कहा जाता है। एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, उसे जो है संज्ञेय अपराध कहा जाता है या संज्ञेय मामला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें, इससे संबंधित प्रावधान आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के सी में जो है दिया गया है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि संज्ञेय अपराध जो है आईपीसी की धारा 2 के सी में जो है परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का H अर्थात 2 का जा में निम्न में से क्या परिभाषित है? तो बताइए दोस्तों, चाहे 2 का H कहें चाहे 2 का जा कहें, में किससे संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण से संबंधित जो है आईपीसी की धारा 2 के H में परिभाषाएं दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2017 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो बताइए दोस्तों, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग में निम्न में से कौन सी सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है अर्थात बाध्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनाधिक हो, ऐसी जो है सजाओं को वो पारित कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है यदि, तो इसके ऑप्शंस हैं जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, तो ये भी आपका सही दिया गया है। अगला कह रहा है जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में जो है बाधाकारी करता हो, तो ये भी जो है प्रावधान में गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगला कह रहा है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कर रहा हो, तो इस स्थिति में भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी स्थितियों में उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जो है ऐसे व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर सकता है। ये जो 3 स्थितियां हमने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दंडादेश पारित किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा दंडादेश जो है पारित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास में जो है दंडादेश पारित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 का ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करती है। तो बताइए दोस्तों आईपीसी की धारा 41 के ग के अंतर्गत राज्य पुलिस नियंत्रण जो है कक्ष स्थापित करती है, तो कहाँ पर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य तथा प्रत्येक जिला स्तर पर जो है इसका स्थापन किया जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य में और प्रत्येक जिले में उस राज्य के इसका स्थापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धारा 41 के ग के तहत आईपीसी के। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार होने से बचाने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है, अर्थात पुलिस को इनकाउंटर तक करने का अधिकार प्राप्त है। तो किस स्थिति में। ऑप्शंस कह रहा है आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, दूसरा है मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में, तीसरा कह रहा है ए एवं बी दोनों, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों स्थितियों में। कहने का मतलब आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में उस व्यक्ति का इनकाउंटर किया जा सकता है, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में भी उसका पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया जा सकता है। ठीक है, अगर वह व्यक्ति फरार हो गया है तो पुलिस उसका इनकाउंटर कर सकती है। चलिए बता दें इसका जो है प्रावधान आईपीसी की धारा 46 में जो है दिया गया है। किसमें, भारतीय दंड संहिता की जो है धारा 46 में इसका प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों कौन सी ऐसी धारा है आईपीसी की यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जिसमें जो है सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा जो है प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 45 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। तो दोस्तों अब यहाँ से आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के इस क्लास में होते हैं। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाए जाते हैं सभी प्रश्न। तो क्वेश्चन है जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख थे। तो बताइए दोस्तों उसके प्रमुख कौन थे। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता उसके जो है प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो बताइए दोस्तों किसी भी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा किसी भी पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में दिया गया है। कि कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? 243 में दिया गया है, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायत भाग 9 में ये आपका सही दिया है। अगला दिया है नगर पालिकाएँ 9 के का में, ये भी आपका सही दिया है। अगला है सहकारी समितियां भाग खा में, तो ये भी जो है सही दिया है। ठीक है दोस्तों। और अगला है अधिकरण भाग 10, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, बता दें अधिकरण भाग 10 में नहीं जो है, बल्कि इसका जो है संबंध भाग 14 के का में से है। कहने का मतलब अधिकरण से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14 के किसमें? भाग 14 के का में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और बता दें भाग 10 में जो है, ये जो आपका भाग 10 है, इसमें जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, अधिकरण भाग 14 के का में और भाग 10 में जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का जो है विस्तार का उल्लेख किया गया है। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गलत दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से निम्न में से संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, संविधान का भाग 16 जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। आप सभी को पता होगा, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 12 में दिया गया है। और प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान संविधान के जो है भाग 14 के का में दिया गया है। किसमें? 14 के का में दिया गया है। और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान जो है भाग 14 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है या किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के आई के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों। और बता दें इसका गठन जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्णावलोकन के लिए किया गया था। किसके लिए? जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 243 के आई में जो है दिया गया है, इसके गठन संबंधी। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 338 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, ये आपका 2019 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ये आपका गलत दिया है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है अंतर्राज्य परिषद 1990, ये भी आपका सही दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, ये भी आपका सही दिया गया है। और बता दें कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ये आपका गलत दिया है। और बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1952 में की गई थी, ना कि 1954 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, साथ में इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कब दोस्तों? 1952 में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की।
आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6 सूत्रीय प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है 6 सूत्रीय प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करने अर्थात वैक्स मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा जो है अनुच्छेद वैक्स मताधिकार के अधिकार को प्रदान करता है भारतीय संविधान का। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। ये जो है वैक्स मताधिकार के अधिकार को प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 326। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपका संस्था दिया है और दूसरी तरफ स्थापना दिया है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ये आपका सही दिया गया है। अगला कह रहा है प्रवर्तन निर्देशालय 1956, ये भी आपका सही दिया गया है। अगला है केंद्रीय सतर्कता 1964, ये भी आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, तो ये आपका गलत दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1985 को नहीं दोस्तों, बल्कि ये 1988 को जो है निर्मित किया गया था। कब? 1988 को इसका निर्माण किया गया था भ्रष्टाचार निरोधक कानून का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपसे पूछा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति 2023 में की गई थी। तो याद रखिएगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष इस समय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं, जिनकी जो है नियुक्ति 2023 में की गई थी और ये इस समय कार्यरत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बताइए दोस्तों, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है वर्ष 2005 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्न में से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में जो है ये पूछा जा चुका है। तो आप सभी को पता होगा कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो बता दें, 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस अर्थात सार्वभौमिक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य निम्न में से है। तो बताइए दोस्तों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य किससे संबंधित है। ऑप्शंस कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो का। अगला कह रहा है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तीसरा कह रहा है दूरदर्शन का। और लास्ट कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो बताइए दोस्तों, ये जो है आदर्श वाक्य किससे का है। तो ये जो है आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो का है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है उनमें संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा भारतीय संसद के द्वारा जो है किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसमें संशोधन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला है, निम्नलिखित में से संविधान का 58वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, संविधान का 58वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका 2011 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राजभाषा या राजभाषा को अपनाने का प्रावधान के बारे में बताता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 345 में जो है इसका जो है राजभाषा या राजभाषा अपनाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो बताइए दोस्तों, इसका जो है प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है कि राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के का में जो है किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं जो है सूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है, और बाकी उर्दू, कोंकणी, नेपाली ये तीनों भाषाएं जो है भारतीय अनुसूची में जो है शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं इस समय वर्तमान में, तो साथ में याद रखिएगा, पूछ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। तो बताइए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो है प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में जेबी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। और बता दें, 7 जून 1955 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिसमें से उनकी संख्या बढ़ करके 22 हो गई है? तो बताइए दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जिनसे बढ़ करके उनकी संख्या 22 हो गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान का जो है 52वां संविधान संशोधन, 92वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बताइए दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर बनेगा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा जो है 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कौन से राज्य ने संस्कृत भाषा को अपने राज्य की द्वितीय राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने जो है संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। और बता दें, उत्तराखंड राज्य ने वर्ष जो है 2010 में, कब दोस्तों, 2010 में संस्कृत भाषा को अपने राज्य का
द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। और फिर बाद में जो है 2019 में हिमाचल प्रदेश ने भी इसको जो है द्वितीय राज्य का दर्जा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। उत्तराखंड ने कब दिया था? 2010 में, और हिमाचल प्रदेश ने जो है 2019 में दिया था। ठीक है, संस्कृत को अपने राज्य की राजभाषा के रूप में, द्वितीय रूप में। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से जो है द्रविड़ परिवार की है? यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राहुई। यही जो है बलूचिस्तान की भाषा है जो कि द्रविड़ परिवार से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, भारतीय संविधान की सूची में जो है शामिल भाषाओं को निम्नलिखित में से किस भाषा में बोलने वाले लोग हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल भाषाओं में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा को बोलने वाले लोग हैं? तो दिए गए ऑप्शनों में से बंगाली भाषा को सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन 50 थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।